हेलो एवरीवन नमस्कार, मैं आपका दोस्त एमआरसीवी प्रजापति और आज स्पेट विजन इंस्टीट्यूट की इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारे सपोर्ट में लगे हुए हैं। इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जहाँ भी हम जाएँगे, सिर्फ़ इसमें आपका ही नाम होगा क्योंकि मैं जब स्टार्ट किया था, तब मेरे को नहीं लगा था कि मेरे को इतना सपोर्ट मिलेगा, इतना प्यार मिलेगा, मेरे स्टूडेंट मेरे को इतना सपोर्ट करेंगे। मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं ये भी नहीं सोचा था कि मैं ये कर भी पाऊँगा या नहीं। बट मेरे को लग रहा है कि आप साथ दे रहे हैं, तो मैं ज़रूर कहीं न कहीं इस समाज के लिए, इस वेटरनरी फील्ड के लिए और इस पशु चिकित्सा के लिए मैं बहुत अच्छा कार्य कर सकता हूँ। ऐसा मेरे को लग रहा है और ये लग क्यों रहा है? क्योंकि आप सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तहे दिल से धन्यवाद है। वेट विज़न इंस्टीट्यूट हमेशा आपके साथ बना रहेगा। फिर वो चाहे दुःख हो या फिर सुख हो, कोई भी दिक्कत हो, कहीं भी हो, हमें आप ज़रूर कॉन्टैक्ट करिएगा। कहीं भी प्रॉब्लम आती है जॉब रिलेटेड और तैयारी रिलेटेड किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है, आपका भाई आपका आपके साथ खड़ा हुआ है। तो टेंशन नहीं लेने का। आप जो भी बोलेंगे, वो हम करेंगे। आप बोलोगे कि हमें एक स्पेसिफिक लेवल से पढ़ाया जाए सर, हमें इस लेवल से पढ़ाया जाए कि हम बेहतरीन से बेहतरीन कोई भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में बैठें, कहीं का भी एग्ज़ाम हो या फिर दूसरे राज्य का वेटरनरी से रिलेटेड एग्ज़ाम हो, वो भी क्रैक हो, हम सपोर्ट करेंगे, पूरा तहे दिल से मेहनत करेंगे। ठीक है। तो और हमारे साथ रक्षाबंधन के दिन जुड़ना मत भूलें। उसमें मैं सोचा हूँ और जो भी हमारे सर लोग हैं, जो भी हमारे प्रोफ़ेसर हैं, है ना? जितने भी प्रोफ़ेसर इस इंस्टीट्यूट में वर्क करेंगे या फिर और भी चीज़ें हैं, जो भी पीजी स्टूडेंट हैं, ये सब चीज़ें जो वर्क करेंगे, तो हम आगे जाके कुछ बेहतर आप सभी के लिए सोचा है। तो उसमें उस क्लास में जुड़ना मत भूलें, उस पॉडकास्ट में जुड़ना मत भूलें क्योंकि एक बेहतरीन प्रोग्राम मैं बताऊँगा आकर के, मैं आके बताऊँगा, आपका भैया आके बताएँगे क्या कैसे करना है आगे प्रोग्राम, कैसे हम 3rd सेमेस्टर का बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करेंगे और उसी के साथ-साथ हमारा कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम कैसे क्रैक होगा, ये सब चीज़ों पे बात की जाएगी, है ना? बाकी आप ये लेक्चर को ग्रुप में डाल दिया करें, अपने दोस्तों को शेयर कर दिया करें, जिसे चाहते हैं कि ये पढ़ेगा, पढ़ना चाहता है, तो आपका भैया आपके साथ है, आप तुरंत उन्हें सेंड किया करें, स्टेटस लगा लिया करें कि हमारे भैया की क्लासेस है, लेक्चर है, आप चाहें तो आप इसे देख सकते हैं। बाकी जीके, जीएस 25 नंबर के लिए भी कहीं भी नहीं भटकना है, उसके लिए भी बेहतरीन टीचर ग्वालियर से सोच रहा हूँ या फिर जो भी फाउंडर हैं, वो सोच रहे हैं कि हम करते हैं, है ना? तो कहीं भी दिक्कत नहीं है, हर एक चीज़ यहीं प्रोवाइड होगा, है ना? तो बेसिक ऑफ लाइव स्टॉक प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी से हम देखा जाए तो प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन पेपर है उसे सॉल्व करेंगे और इसके बाद जो हमें गेसिंग क्वेश्चन लग रहे हैं, मैं गेसिंग इसलिए बोलता हूँ कि डायरेक्ट ही पेपर में बैठ गया तो फिर हो सकता है कि कांड हो जाए, इसलिए मैं गेस बोला करता हूँ। बाकी आप समझदार हो, आप समझ जाइए। ठीक है, चलिए बात करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फर्स्ट यानी कि 2 मार्क में, ठीक है ना? बोलेगा कंपोज़िशन ऑफ मिल्क लिख देगा कंपोज़िशन ऑफ मिल्क इसका मतलब ये समझिए कि जो दूध होता है, वह किन-किन चीज़ों से मिलकर के एक दूध का निर्माण होता है, यानी दूध के अंदर कौन-कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। तो आपको याद रखना है कि जल यानी कि वाटर 87 से 88% यानी कि हम एवरेज इसलिए लिखे हैं क्योंकि एवरेज करके हमेशा ये भी आपको में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जल 87 से 88% वसा 3 से 5% प्रोटीन 3 यानी कि केसिन प्रोटीन जो होता है वे हो गया जिसे कहते हैं 3.2 से 3.5% लैक्टोज 4.5 से 5% और खनिज 0.7% ये सब चीज़ें। जल्दी-जल्दी करते हैं और आपको याद करना है। सेकंड क्वेश्चन है दूध के संगठन को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक कौन-कौन से हैं? यानी कि दूध जिस चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है, हम कौन-सी चीज़ें यदि हम गलती से ऐड कर देते हैं, तो उसके मूल्य तत्वों में कौन-सी प्रभाविकता या प्रभावित होगी? तो जैसे कि पशु की नस्ल हो गई, जैसे नस्ल हो गया, तो नस्ल टू नस्ल वैरी करता है कि मिल्क मिल्क कितना देगी, मिल्क में कंपोज़िशन जैसे फैट हो गया, फैट का परसेंटेज घट जाता है या फिर लैक्टोज़ की, प्रोटीन की, ये सब चीज़ों की। वहीं पशु की उम्र तथा आहार, है ना? पशु की उम्र तथा आहार क्या कर सकता है, प्रभावित कर सकता है स्वास्थ्य और स्वास्थ्य की अवस्था यानी कि हेल्थ स्टेटस यानी कि यदि वो हेल्दी है, वो हेल्दी गाय, भैंस या बकरी है, तो वो अच्छा मिल्क प्रोड्यूस करेंगे। दोहन का समय मिल्किंग टाइम यदि आप गलत समय में मिल्किंग करेंगे, तो मिल्क प्रोडक्शन कम होगा, मिल्क मिल्क का कम उत्पादन होगा। लेकिन आप यदि उसे आहार अच्छे से दे रहे हैं, उसका स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे हैं, अच्छे नस्ल का चयन किए हैं, तो कहीं न कहीं आपके मिल्क प्रोडक्शन में भी महत्वपूर्ण भूमिका ये चीज़ें निभाती हैं। तो आपको ये मैं चा 4 पॉइंट दे दिया हूँ ये चारों पॉइंट का थोड़ी-थोड़ी विस्तार पूर्वक वर्णन आपको करना है ना? तो ये सब चीज़ें हैं। चलिए बात करते हैं कि दूध का चिलिंग किस तापमान पर किया जाता है और क्यों किया जाता है? तो दूध को संग्रह
के तुरंत बाद 4 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है। हम क्या करेंगे कि जैसे ही दूध को संग्रहित करेंगे तो 4 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर हम उसे संग्रहित करेंगे, जिससे कि बैक्टीरिया ग्रोथ को रोका जा सके और दूध को खराब होने से बचाया जा सके। इसका मुख्य उद्देश्य जीवाणुओं जैसे बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकना होता है एवं गुणन को रोका जाता है। गुणन यानी कि रेप्लिकेट वृद्धि, है ना? डुप्लीकेशन ये सब चीज़ों को क्या किया जाता है? रोका जाता है तथा दूध की ताज़गी बनाए रखना इसका मुख्य कारण होता है, मुख्य कार्य होता है। हम इसीलिए क्या करते हैं? चिलिंग करते हैं। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक मिल्क की अवधारणा क्या है? 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा, लिख के आ जाएगा ऑर्गेनिक मिल्क। देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से आ सकते हैं, मैं इतना कहता हूँ। आप अपने भैया पे भरोसा रखिए, जिस दिन एग्ज़ाम होगा उस दिन आप इस वीडियो के कमेंट में बताएँगे क्योंकि टाइम तो मेरे पास इतना रहेगा नहीं, कि मैं सब चीज़ों को दिखाते रहूँगा। बट मैं इतना ज़रूर कहता हूँ, मुझे अपने कंटेंट पर भरोसा है और आपको इस भैया पे भरोसा होना चाहिए और जिस दिन आपका एग्ज़ाम हो पेपर मिला लीजिएगा और बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आए हैं। ठीक है? तो ऑर्गेनिक मिल्क भर लिख के आ जाएगा। अब मैंने ये लिख दिया कि ऑर्गेनिक मिल्क की अवधारणा क्या है? और आपके एग्ज़ाम में 2 नंबर में हो सकता है ऑर्गेनिक मिल्क भर लिख के आ जाए, है ना? तो ऐसा दूध जो बिना किसी रासायनिक उर्वरा, कीटनाशक, सिंथेटिक या एंटीबायोटिक्स या ग्रोथ हार्मोन के प्राकृतिक रूप से पाले गए स्वस्थ पशुओं से प्राप्त किया जाता है। यानी कि हम यदि कि हम कोई गाय को ऐसा चारा खिलाते हैं, जो प्राकृतिक रूप से उगा हो, है ना? जो प्राकृतिक रूप से उगा हो और उसे खा कर के जो दूध हमें मिलता है वो, ना हम उसे इंजेक्शन कोई दे रहे हैं मिल्क प्रोडक्शन के लिए और ना ही कोई रासायनिक चीज़ों का उपयोग कर रहे, ना ही कीटनाशक का उपयोग कर रहे, ना ही एंटीबायोटिक्स का उपयोग किए बिना हमें जो प्राकृतिक रूप से दूध मिलता है, जैसे मान लो कोई गाय चर रही है ना? एक नॉर्मल तरीके से ये मैंने इमेज फिट कर दिया है ना? जो प्राकृतिक रूप से चारा उगाए गए हैं, उगे हुए हैं, उन्हें चरती है और आपको मिल्क दे देती है। ना ही आप उसका इलाज करा रहे हैं, यानी कि वो स्वस्थ है। जब चारा अच्छे से रहेगी तो स्वस्थ रहेगी, है ना? ना ही भी उसे कोई एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, यानी कि उसका इलाज भी कर रहे हो तो प्राकृतिक रूप से ही कर रहे हो। तो उसमें ना तो कोई रसायन गया उसके अंदर, ना ही कीटनाशक गया और ना ही चीज़ें गईं। तो वो सब चीज़ों से जो भी हमें मिल्क प्राप्त होता है, वो ऑर्गेनिक मिल्क कहलाता है। आई बात समझ में? चलिए बात करते हैं प्लेटफ़ॉर्म टेस्ट और रिचमोंड फ़ॉर्मूला ये क्या होता है? तो जो प्लेटफ़ॉर्म टेस्ट होता है, लिख के आएगा प्लेटफ़ॉर्म टेस्ट, है ना? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो आगे देखिए डेयरी प्रोसेसिंग प्लांट में दूध प्राप्त होते ही उसकी गुणवत्ता, ताज़गी और अम्लता की तुरंत जाँच करने के लिए हम प्लेटफ़ॉर्म टेस्ट लगाते हैं। क्या करते हैं भैया? कोई डेयरी फ़ार्म है, वहाँ से हमने दूध को क्या किया? प्राप्त किया और जैसे ही प्राप्त किया तो हम क्या करते हैं? उसकी गुणवत्ता जाँचेंगे। क्या जाँचेंगी? उसकी गुणवत्ता जाँचेंगे, ताज़गी जाँचेंगे, अम्लता जाँचेंगे यानी एसिडिटी जाँचेंगे। है ना? ये सब चीज़ों को जाँचने के लिए हम प्लेटफ़ॉर्म टेस्ट लगाते हैं। आई बात समझ में? अब बात करते हैं मुख्य परीक्षण यानी प्रमुख परीक्षण क्या होते हैं? तो ऑर्गेनोलेप्टिक टेस्ट हम क्यों लगाते हैं? यह मिल्क की गंध और रंग को जाँचने के लिए लगाते हैं। याद रखिए आप ऑर्गेनोलेप्टिक टेस्ट बोलिए मेरे साथ ऑर्गेनोलेप्टिक टेस्ट यह गंध व रंग को जाँचने के लिए किया जाता है। सीओबी टेस्ट क्लॉट ऑन बॉइलिंग टेस्ट सर ये क्यों किया जाता है? ये क्यों किया जाता है? जो मिल्क होता है वह कैसे क्लॉट हो रहा है उसको जाँचने के लिए, यानी कि वह मिल्क क्लॉट तो नहीं हुआ है। ज़्यादा समय तक यदि उसे रखा जाए, तो कहीं न कहीं बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी। जब बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी, तो मिल्क होगा खराब खराब होने का प्रथम चरण ही होता है कि मिल्क क्लॉट होने लगता है। आई बात समझ में? लैक्टिक एसिड में बदलने लगता है। अम्लता परीक्षण क्या होता है यानी एसिडिटी टेस्ट है। तो एसिडिटी टेस्ट को भी जाँचने के लिए हम करते हैं। तो प्लेटफ़ॉर्म टेस्ट के अंतर्गत ये मुख्य परीक्षण आते हैं, है ना? मुख्य परीक्षण आते हैं। जैसे एसिडिटी मापने के लिए अम्लता हो गया, यानी कि मिल्क कैसे क्लॉट हो रहा है, क्यों हो गया क्लॉट, उसको जाँचने के लिए सीओपी टेस्ट हो गया और गंध एवं रंग को जाँचने के लिए हम क्या कर देते हैं, ऑर्गेनोलेप्टिक टेस्ट कर देते हैं और ये क्या होते हैं, प्रक्रियाएँ होती हैं प्लेटफ़ॉर्म टेस्ट। प्लेटफ़ॉर्म का मतलब मान लीजिए कि कोई बड़ा-सा डेयरी फ़ार्म है और वहाँ हमने दूध प्राप्त किया और हम ये सब कर रहे हैं। अब मिलावट जाँचने के लिए यानी कि कोई दूध है, मिल्क है, उसमें पानी जाँचने के लिए कोई मिला दिया, पानी मिला दिया, रसायन मिला दिया, पागल बनाने के लिए, है ना? तो हम कैसे जाँचते हैं कि मिलावट जाँचने के लिए एसएनएफ कैसे ज्ञात करें? तो लैक्टोमीटर रीडिंग यानी सीएलआर और वसा प्रेसेंट से रिचमोंड फ़ॉर्मूला द्वारा एसएनएफ ज्ञात किया जाता है। बोलेगा कि एसएनएफ ज्ञात कैसे कर सकते हैं? तो रिचमोंड फ़ॉर्मूला के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? एसएनएफ ज्ञात कर सकते हैं, मिल्क की मिलावट ज्ञात कर सकते हैं और इनके बारे में आप फिर से एक बार देखेंगे, पढ़ेंगे। मैं बार-बार बोल रहा हूँ, है ना? आपको बार-बार पढ़ना है ये सब चीज़ों को, मैं इसीलिए प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप लिखिए इन चीज़ों को, ठीक है ना? तो एसएनएफ बराबर सीएलआर अपॉन 4 है ना? प्लस 0.2 इंटू फैट प्लस 0.14 बोलेगा रिचमोंड फ़ॉर्मूला डैश करके लिख देगा, तो आपको क्या करना है,
लिखना है। हालाँकि इतना खतरनाक नहीं देगा अभी फ़िलहाल, बाकी आपको याद रखना है ना, आप सिर्फ़ यूनिवर्सिटी के लिए नहीं पढ़ रहे हो, आप स अपने टारगेट के लिए पढ़ रहे हो। मैं पढ़ा भी इसलिए रहा हूँ कि टारगेट मिलना चाहिए हमेशा। है ना? खोवा हो गया, पनीर हो गया, निर्माण में मुख्य अंतर लिखिए, है ना? 2 नंबर में दे देगा खोआ और पनीर, निर्माण में मुख्य अंतर दे देगा या खोवा भर दे देगा और खोवा के बारे में लिखना होगा, पनीर भर दे देगा, पनीर के बारे में लिखना होगा। जैसे ही खोवा जो होता है, दूध को निरंतर गर्म करके जल का वाष्पीकरण करके बनाया जाता है और पनीर जो होता है, दूध में साइट्रिक एसिड या अम्ल मिलाकर उसे स्कंदित कर दिया जाता है, कोआगुलेशन किया जाता है, तो हमें क्या होता है, पनीर प्राप्त होता है ना? तो ये सब परिभाषाएँ आप इन्हें याद रखें। छेना और रबड़ी का उपयोग क्या है? छेना और रबड़ी का उपयोग क्या है? तो रसगुल्ला, संदेश जैसी पारंपरिक बंगाली मिठाइयाँ बनाने का मुख्य आधार क्या होता है? छेना होता है। रबड़ी दूध को उबालकर उसकी मलाई की परतों को एकत्रित करके बनाया गया मीठा केंद्रित उत्पाद होता है। तो ये सब चीज़ें क्या करना है, याद रखना है। छेना के बारे में आप अच्छे से देख लीजिए डिटेल से, रबड़ी के बारे में देख लीजिए डिटेल अच्छे से, है ना? मैं अपना काम कर रहा हूँ और आपको भी अपना काम ईमानदारी के साथ करना है। ठीक है? कसाई कसाई खाने में परिवहन से पहले देखभाल क्यों आवश्यक है? तो पशुओं के मानसिक एवं शारीरिक तनाव को कम करने के लिए, है ना? हम क्या करते हैं अ ये सब चीज़ों का उपयोग करते हैं। अब देखो मैं नॉर्मल तरीके से ऊपर-ऊपर से इसलिए लिखा हूँ कि आपको थोड़ा-सा आइडिया हो और आपको इसी अंतर्गत क्या करना है, आपको पढ़ना है। अब लाभ देखते हैं तो तनाव मुक्त पशुओं का मांस बेहतर गुणवत्ता वाला होता है, क्यों? क्योंकि उचित पीएच संतुलन होता है, अधिक स्वादिष्ट और लंबे समय तक सुरक्षित लॉन्गर शेल्फ लाइफ रहता है ऐसे मांसों का। वहीं मानवीय ह्यूमन और धार्मिक रिचुअल स्लॉटर में अंतर, तो मानवीय विधि काटने से पहले पशु को अचेत स्टेनिंग किया जाता है ताकि दर्द ना महसूस हो। धार्मिक विधि रिचुअल मेथड जैसे हलाल या झटका धार्मिक मान्यताओं तहत बिना स्टनिंग सीधे गर्द की मुख्य धमनियों को काटा जाता है। तो आपको मानवीय और धार्मिक स्लॉटर में अंतर आपको याद रख लेना है ना? धार्मिक विधि कैसे होती है, मानवीय विधि कैसे होती है, स्लॉटरिंग है ना? स्लॉटिंग कैसे की जाती है, ये सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ लेना है। अब चलिए बात करते हैं कि कार्कस ड्रेसिंग किसे कहते हैं? कार्कस ड्रेसिंग किसे कहते हैं? तो जो हम कार्कस का मतलब कोई पशु का शरीर, है ना? हम उसे क्या कर दिए फिर स्लॉटरिंग कर दिए, काट दिए। तो स्लॉटर यानी कि वध के बाद पशु की त्वचा जो हाइड या स्किन हो गया, सिर हो गया, खुर हो गया और आंतरिक अंगों को अलग करके शुद्ध उपयोग उपभोग योग्य मांस को तैयार करना। है ना? तैयार करने की प्रक्रिया ही कार्कस ड्रेसिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? कार्कस ड्रेसिंग कहलाती है ना? कि हम उसमें से अवांछनीय पदार्थों को यानी कि खाने योग्य जो नहीं है, उन्हें हम हटा कर के और हम जो मांस मांस भर बचता है, उस योग्य बना दें जिससे कि उपभोग जो मानव उपभोग है, वो करा जा सके। है ना? तो ये सब चीज़ें हैं। ड्रेसिंग प्रतिशत का सूत्र क्या होता है ना? बोलेगा ड्रेसिंग प्रतिशत का सूत्र ये 1 नंबर में आ सकता है। तो ड्रेसिंग प्रतिशत आखिर बोलेगा ड्रेसिंग क्या होता है और ड्रेसिंग प्रतिशत का सूत्र लिखिए। तो ड्रेसिंग प्रतिशत ज्ञात करने का प्रामाणिक गणितीय सूत्र क्या हो सकता है? तो ड्रेसिंग परसेंटेज बराबर कार्कस वेट अपॉन लाइव बॉडी वेट इंटू 100 है ना? तो आपको ये याद रखना है, ये याद रखना है। अब फिर यहाँ से खतरनाक लेवल का जो मैंने सूत्र अभी बताया रिचमॉन्ड फार्मूला और ये सब चीज़ें ड्रेसिंग परसेंटेज निकालने के फ़ॉर्मूले, यहाँ से फिर खतरनाक लेवल के भी आपको क्वेश्चन उठते हैं, है ना? एवेटर क्या होता है? स्लॉटर हाउस से प्राप्त उप उत्पाद, तो स्लॉटर हाउस से प्राप्त मुख्य मूल्यवान उप उत्पाद क्या हो सकता है? तो रक्त मील हो गया, अब जैसे मान लो हम कोई पशु को काट रहे हैं, तो वहाँ से ब्लड तो निकलेगा ही, तो उस ब्लड को फेंकते नहीं, उसे रख लेते हैं। हड्डियाँ जो हो गई, बोन हो गई और खाल हो गया, चमड़ा हो गया, चर्बी हो गया, फार्मास्यूटिकल उत्पाद के लिए, है ना? तो जैसे मान लेते हैं कि भैया रक्त निकला उसे क्या करेंगे? भैया उसे क्या करेंगे जमा देंगे, सुखा देंगे और सुखा करके उच्च प्रोटीन खाद्य आहार बना देंगे। ठीक है ना? वहीं हड्डी को भी क्या करेंगे? पीसेंगे अच्छे से और कैल्शियम, फास्फोरस का स्रोत बना देते हैं। खाल हुआ चमड़ा लेदर उद्योग में, है ना? लेदर बनाया जाता है खाल या चमड़े से। वहीं चर्बी या फार्मास्यूटिकल उत्पाद हार्मोन हुआ एंजाइम, है ना? वहीं पशु उद्योग के कार्बनिक कचरे का प्रबंधन कैसे किया जाता है ना? पशु उद्योग में कार्बनिक कचरे का प्रबंधन कैसे किया जाए? तो पर्यावरण सुरक्षा हेतु कचरे का निस्तारण निम्न विधियों से होता है। मैं डायरेक्ट विधियाँ बता दिया है और आपको विस्तार पूर्वक थोड़ी लिखना है अच्छे से, है ना? तो पर्यावरण सुरक्षा हेतु तो जैसे रेंडरिंग हो गई, कंपोस्टिंग हो गई, बायोगैस उत्पादन हो गया, इंसिनरेशन हो गया। तो रेंडरिंग का मतलब चर्बी व प्रोटीन पृथक्करण करना, कंपोस्टिंग जैविक खाद निर्माण के लिए, बायोगैस उत्पादन आपको पता ही है और इंसिनरेशन उच्च ताप पर भस्मीकरण करना। इसका तापमान भी याद रख लीजिएगा, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया है बीपीएच की। तो आपको सभी लेक्चरों को अच्छे से लिखना है और याद करना है। भारत में मीट उद्योग की वर्तमान स्थिति कैसी है ना? तो भारत विश्व पर भैंस के मांस के सबसे बड़े निर्यातक देशों में से एक है। पोल्ट्री उद्योग यानी ब्रॉयलर मीट प्रोडक्शन में अत्यधिक तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। फूड प्रोसेसिंग और आधुनिक अवेटर के संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है। तो ये सब चीज़ें भारत में मीट उद्योग का वर्तमान स्थिति आपको विस्तार पूर्वक लिखना है ना? मांस का पोषण मूल
मूल न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ मीट क्या है ना? तो आपको लिखना है मांस में आवश्यक पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे उच्च गुणवत्ता प्रोटीन 18 से 22% बोलेगा कि मांस में उच्च गुणवत्ता प्रोटीन के परसेंटेज कितने होते हैं, तो 18 से 22%। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का एक बेहतरीन स्रोत होता है, जिसमें विशेष रूप से विटामिन बी 12 पाया जाता है और विटामिन सी मांस में नहीं पाया जाएगा, मिल्क में नहीं पाया जाएगा। क्या नहीं पाया जाएगा लाला? विटामिन सी, है ना? तो ये सब चीज़ें याद रखना है। जो मैं बोलता भी हूँ, उसे भी आप लिख लिया करें, है ना? खनिज तत्व क्या होता है? प्रचुर मात्रा में बायो अवेलेबल आयरन, है ना? और जिंक, ये सब चीज़ें आपको क्या करना है? लिखना है। फिर अंडे की संरचना के मुख्य भाग, तो अंडे के मुख्य घटक आनुपातिक रूप से जैसे सेल हो गया, एल्ब्यूमिन हो गया और जर्दी पीला भाग हो गया। तो बोलेगा कि सेल कितने परसेंट पाया जाता है जो बाह्य कवच का निर्माण करता है, तो 11%। एल्ब्यूमिन सफेदी, है ना? वो 58% पाया जाता है और जर्दी का पीला भाग वह 31% भाग बनाता है। तो ये सब चीज़ों को क्या करना है? याद रखना है। अंडे का पोषण मूल्य श्रेष्ठ क्यों माना जाता है? तो अंडे के प्रोटीन का बायोलॉजिकल वैल्यू, है ना? बायोलॉजिकल वैल्यू 96 होता है। बायोलॉजिकल वैल्यू भी पूछ सकता है, तो आपको याद रखना है ना? जिसे संदर्भ प्रोटीन, रेफरेंस प्रोटीन माना जाता है। इसमें फैट सोल्यूबल विटामिन एडीई, है ना? एडीई फैट सोल्यूबल विटामिन एडेक, है ना? और आवश्यक एमिनो एसिड भरपूर होता है। मांस में धोखाधड़ी की पहचान, है ना? यानी कि फ्रैडुलेंट सब्स्टिट्यूशन, है ना? सब्स्टिट्यूशन की पहचान कैसे करते हैं सर? यानी कि जो मांस होता है उसमें हम कोई चीज़ को यदि उसे देखो बारीक से आगे तो मांस को काट देते हैं। इसके बाद उस मांस में कुछ और चीज़ें मिला दी, कुछ और जानवर के मांस को ऐड कर दिए, फिर और भी चीज़ें ऐड कर दिए, उसकी गुणवत्ता को क्या करेगी? हानि पहुँचाएगी। तो इसी चीज़ को मापने के लिए हम क्या करते हैं? अवैध मिलावट को रोकने हेतु हम कई प्रकार के टेस्ट लगाते हैं, जैसे डीएनए आधारित पीसीआर परीक्षण, है ना? सेरोलॉजिकल टेस्ट, एलिजा टेस्ट जिसे कहते हैं, इनके बारे में विस्तार पूर्वक आप लिखिए। टाइम नहीं है इसलिए मैं ज़्यादा नहीं लिख पाया, बट ये मैं ज़रूर बोलता हूँ, कि ये सब चीज़ें आपको लिखना है। सेरोलॉजिकल टेस्ट दे दिएगा 2 नंबर में, तो इसके बारे में अच्छे से लिखिए। वसा विश्लेषण, फैटी एसिड प्रोफाइल एनालिसिस, तो इसके अंतर्गत ये सब चीज़ों को देखना है। दूध व माँस में पेस्टिसाइड अवशेष कैसे पहुँचते हैं? यानी दूध हो गया और माँस हो गया, उसमें पेस्टिसाइड कैसे पहुँचेंगे, है ना? तो दूषित हरा चारा हो गया, दाना हो गया, कीटनाशक हो गया, रसायनों का छिड़काव, कीटनाशक रसायनों का यदि हम चारा में छिड़काव करते हैं, जानवर जाएगा, खाएगा और खाएगा तो कहीं न कहीं उसके अंदर जाएगा और हम उसी चीज़ का हम क्या कर दिए, स्लॉटरिंग कर दिए, उसे उसे उस जानवर को काट काट दिए और बिना पोस्टमार्टम, एंटी पोस्टमार्टम किए, यानी कि बीमारी का चेक किया, उसके मीट लेवल को चेक किए बिना, तो ये फिर हमारे तक जाएगा और जब हमारे तक जाएगा तो कहीं न कहीं हम क्या हो जाएँगे लाला बीमार हो जाएँगे, है ना? जैसे पशुओं में एंटीबायोटिक दवाओं का अनियंत्रित उपयोग जो शरीर से उत्सर्जित होकर के उत्पाद में जमा हो जाता है। तो ये चीज़ों को याद रखना है। ये हो गई हमारी ठोस पदार्थों के योग को हम क्या कहते हैं? एसएनएफ कहते हैं, ठीक है? तो आपको ये याद रखना है। दूध का चिलिंग क्यों आवश्यक है? तो दूध निकालने के तुरंत बाद उसे 4 डिग्री सेल्सियस या उससे कम तापमान पर ठंडा करना चिलिंग कहलाता है। तो ये सब चीज़ें याद रखना है और वह अधिकृत स्थान होता है जहाँ मांस उत्पादन हेतु पशुओं का वैज्ञानिक एवं स्वच्छ वातावरण में निरीक्षण बध